नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा चल रही थी हिंदी साहित्य में फाइनल में जो बीए फाइनल है उसको लेकर के निबंधों के बारे में। तो निबंधों के बारे में जो चर्चा चल रही थी उसमें कल हमने देखा था छायावाद, यानी जो छायावाद निबंध है नंद दुलारी वाजपेयी का, उसके बारे में कल हमारी चर्चा स्टार्ट हुई थी। तो कल जो हमने देखा था छायावाद निबंध था वो उससे पहले हमने नंद दुलारी वाजपेयी की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, यानी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं या जो साहित्यिक प्रवृत्तियाँ हैं उसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। जो उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में जो भी हमने चर्चा की वो पिछली वाली क्लास में हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब आगे नेक्स्ट जो हम आज चर्चा करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, जो छायावाद निबंध है, क्या जो छायावाद निबंध है उसको लेकर के हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब छायावाद निबंध में क्या क्या विशेषताएं हैं छायावाद निबंध की, इसमें कौन से तथ्यों को लेकर के छायावाद निबंध का निर्माण हुआ है, कौन से तथ्य हैं जिनकी विवेचना इस निबंध में की गई है, उनका आज हम विस्तार से एक एक बिंदु को समझते हुए और ध्यान से विस्तार से उसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब नॉर्मली बात देखें छायावाद की, तो अगर हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें किसकी, हिंदी साहित्य के इतिहास की, तो इतिहास की बात करें तो उसमें जो छायावाद है हमारा, यानी जो छायावाद भाग आधुनिक काल का, तो उस छायावाद में जो रचनाएं लिखी गई, जो साहित्य रचा गया, उसके मध्य यानी उसको मध्य रखते हुए नंद दुलारी वाजपेयी ने ये छायावाद निबंध का क्या किया है, निर्माण किया है। कि जो छायावाद की जो धारा आई थी, यानी जो छायावाद चला था, तो वो क्या क्या विशेषताएं थी उसकी, किस प्रकार का उसमें साहित्य लिखा गया आदि सबको लेकर के इस निबंध में, उस छायावादी काव्य धारा को लेकर के इस निबंध में हमें विवेचनात्मक दृष्टि से दर्शाया गया है कि छायावाद की जो धारा थी किस प्रकार धीरे धीरे वो विकसित होती है और आज उन्होंने अपना एक स्थायी स्थान हिंदी साहित्य में बनाया है। इसको लेकर के इसमें जो भी वर्णन आया है वो किसको लेकर के आया है, छायावाद के अकॉर्डिंग। यानी जो आपके आधुनिक काल आया था उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास बताया था मैंने पहले आपको, तो उसमें बताया था पिछली कक्षाओं में, जो अपनी कक्षाएं शुरुआत हुई थी, छाया जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो चार कालों में है। कौन कौन से काल बताए थे, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब आधुनिक काल के अकॉर्डिंग जो अपने डिवाइड किया था, जो नगेंद्र जी ने डिवाइड किया है आधुनिक काल के जो अकॉर्डिंग, तो उसमें पहला था भारतेंदु युग, फिर 2 नंबर पे था द्विवेदी युग, फिर क्या था भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगति प्रयोग। तो इनके बीच में जो प्रगतिवाद, इनके बीच में क्या आता है, एक छायावाद भी आता है। कौन सा आता है, छायावाद। तो वो छायावाद है उसको लेकर के, उस प्रवृत्ति को या उस विचारधारा को लेकर के ये निबंध का निर्माण किया गया है। यानी जो छायावाद की जो काव्यधारा चली थी, तो उस काव्यधारा के अकॉर्डिंग इस निबंध का निर्माण किया गया है, जिसका हम बिंदुवाई विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब फर्स्ट बिंदु देखते हैं छायावाद निबंध के बारे में। छायावादी काव्य प्रवाह है हिंदी में अब अपनी सुनिश्चित धारा बना चुका है। यानी जो छायावादी काव्य है वो हिंदी साहित्य में क्या बना चुका, अब एक अपनी सुनिश्चित धारा बना चुका है। यानी जो मध्यकाल था उस समय जो कबीर, तुलसीदास, इनको लेकर के जो रचनाएं लिखी जा रही थी, तो इनसे हट करके जो काव्यधारा आई फिर बाद में आगे चल करके, जिस काव्यधारा का बाद में हमें देखने को मिली, तो वो कौन सी थी, छायावाद। कौन सी थी, छायावाद। तो वो इस विचारधारा से क्या थी, थोड़ा विपरीत यानी हट के थी, तो उस विचारधारा को क्या नाम दिया गया था, छायावाद। लेकिन पहले इसने इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन धीरे धीरे अब इसने क्या किया, उससे अलग होकर के, उससे अलग कुछ अपने विशिष्टता हासिल की है, और उस विशिष्टता हासिल की वजह से ही छायावादी काव्य प्रवाह को हिंदी में अब अपनी सुनिश्चित जगह मिल गई है, या उसने या छायावादी काव्यधारा ने हिंदी में अब अपनी सुनिश्चित जगह बना ली है। यानी उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल कर लिया है, यानी एक काव्यधारा के रूप में एक प्रचलन हो गया है इसका, और ये बहुत बड़ी धारा के रूप में इसका एक प्रचलन हो चुका है। यानी एक बहुत बड़ा काव्य हो चुका है छायावाद के नाम से, और इसने अपने एक सुनिश्चित धारा हिंदी साहित्य के अकॉर्डिंग बना ली है। किसने, छायावाद ने। अब बात करें छायावाद की पद्धति, यानी नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु पे। तो छायावाद की पद्धति, जो छायावाद की पद्धति है, यानी जो उनकी रचना की लिखने की जो पद्धति थी वो, या उस छायावाद में जो साहित्य लिखा गया उसकी जो पद्धति थी वो, उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो छायावाद की
पद्धति कबीर आदि की निर्गुण निराकार। यानी जो कबीर है और कबीर आदि यानी जो कबीर हो गए और उस काल के लेखक हो गए उनके साथी जो, तो कबीर आदि की निर्गुण निराकार व्यंजनाओं से भिन्न, यानी जो कबीर की निर्गुण निराकार, यानी कबीर कैसे थे, निर्गुण थे और निराकार थे। यानी निर्गुण निराकार काव्यधारा थी, जो निर्गुण काव्यधारा थी वो किसकी थी, कबीर की। तो कबीर की निर्गुण निराकार व्यंजनाओं से भिन्न, यानी इससे अलग, भिन्न तो है सूपियो, यानी इससे भिन्न तो है, क्या है, यानी जो छायावादी काव्यधारा है वो निर्गुण निराकार व्यंजनाएं, जो कबीर का जो निर्गुण निराकार है इससे भिन्न तो है, उसके अलावा और क्या है, तो इससे भिन्न तो है ही सूपी पद्धति, यानी सूपियों की जो पद्धति, यानी जो सूफी काव्य है, यानी जो प्रेम काव्य था अवधि का, तो सूफी पद्धति से भी क्या है, पृथक है, यानी अलग है। क्या है, पृथक। पृथक का अर्थ होता है अलग, क्या होता है, अलग। तो कहने का मतलब ये है कि छायावाद की जो पद्धति आई, या छायावाद की जो पद्धति है जो अभी हिंदी साहित्य में जिसने अपना मुकाम हासिल कर लिया है, या अपनी एक सुनिश्चित धारा क्या की है, प्रभावित की है, तो वो कबीर की जो निर्गुण निराकार धारा चली आ रही थी, जो सूप योगी जो काव्य धारा चली आ रही थी, यानी सूप योगी जो प्रेम रूपी काव्य धारा चली आ रही थी, उन दोनों से ही क्या है, ये पृथक है, उन दोनों से पृथक है। यानी कहने का मतलब ये है उन दोनों काव्य धाराओं से ही क्या है, ये अलग है। यानी जो कबीर की जो काव्य धारा थी और सूप योगी जो काव्य धारा थी, तो कबीर जो निर्गुण निराकार थे, यानी इसमें निर्गुण और निराकार का क्या किया गया है, वर्णन किया गया। यानी जो भक्तिकालीन साहित्य था उसमें निर्गुण भक्ति का क्या किया गया, इसमें वर्णन किया गया, किसके अकॉर्डिंग, कबीर के अकॉर्डिंग। कबीर ने निर्गुण निराकार ब्रह्मा की क्या की, आराधना की, और उसी को लेकर के एक साहित्य की परिपाटी तैयार की, उसी को लेकर के अपने साहित्य का निर्माण किया। और उसी प्रकार जो सूप योगी काव्यधारा है वो किसको लेकर के थी, प्रेम, यानी प्रेम को लेकर के सूफियों ने जो काव्यधारा चलाई, यानी जो प्रेम को लेकर के उन्होंने जो रचनाएं की, तो सूफी काव्य कौन सी भाषा में था, अवधि में था, और प्रेम पूर्व काव्य था, यानी प्रेमी काव्य था सूफियों का। तो सूफियों की जो प्रेमाश्रय जो धारा थी, या जो प्रेमी काव्य था, उससे भी अलग माना जाता है किसको, छायावादी काव्य धारा को। यानी छायावादी काव्य धारा श्रृंगारिक पद्धतियों को लेकर के, यानी एक परिपाटी को लेकर के लिखी गई थी। यानी एक अलग ही सुनिश्चित धारा वो क्या है, अपने को निश्चित करती है, यानी एक अलग ही धारा का उसने निर्माण किया, यानी एक अलग ही धारा, यानी इन दोनों से अलग हट करके, यानी निर्गुण निराकार से सगुण से अलग हट करके, और ये प्रेम रूपी व्यंजनाओं से अलग हट करके एक पद्धति छायावादी पद्धति के नाम से क्या हुई, विकसित हुई, और उसने एक अपना हिंदी साहित्य में एक सुनिश्चित स्थान पक्का कर लिया है। तो इन दोनों से क्या है, वो बिल्कुल ही अलग है। यानी अगर इनमें दोनों में, यानी जो भी निर्गुण निराकार है और सूफी काव्य, यानी जो भक्तिकालीन मध्य काव्य था, इसको यानी अगर भक्तिकालीन मध्य काव्य में कुछ नवीन प्रयोग देखने को मिले आपको, इससे हट के कुछ नवीन या कुछ नया किया जाए, तो वो जो इससे हट के जो कुछ नवीन वो जो नया किया गया, वो किस में किया गया, छायावाद में। किसमें, वो इस परिपाटी को, इससे जो परिपाटी चली आ रही थी सगुण निर्गुण की या प्रेम काव्य की, उस परिपाटी से हट करके कुछ नया प्रस्तुत करने की कोशिश की, और उस कोशिश में क्या हुआ, ये प्रवृत्ति सफल हुई, और अलग ही प्रवृत्ति के नाम से, छायावाद के नाम से धारा प्रवाहित हुई। यानी हिंदी साहित्य में छायावाद के नाम से ये काव्य धारा क्या हुई, प्रभावित हुई। अब आगे नेक्स्ट बिंदु देखते हैं इसका, व्यापक भारतीय जीवन और सौंदर्य में अनेकानेक दृश्यों के बीच से होकर यह काव्य धारा प्रभावित हुई है। यानी व्यापक भारतीय जीवन और सौंदर्य, यानी जो भारतीय जीवन है कैसा होना चाहिए, व्यापक यानी बड़ा, यानी जो व्यापक भारतीय जीवन दर्शन, यानी जो पूरा भारतीय जीवन दर्शन है, और सौंदर्य में यानी पूरे जीवन दर्शन और व्यापक जो यानी पूरा जीवन सौंदर्य हो गया, उसमें अनेकानेक दृश्यों यानी अनेक प्रकार के दृश्यों के बीच से होकर के, यानी जो व्यापक दृष्टिकोण है भारत का, उसके अनेकानेक दृश्यों के बीच से होकर के यह काव्य धारा क्या होती है, प्रभावित होती है। यानी काव्य धारा शुरू से इसके रिलेटेड क्या रचनाएं लिखी जा रही थी, लेकिन इसने सुनिश्चित मुकाम हासिल नहीं किया था।
यानी कहने का मतलब है जब ये धाराएं चली तो इससे संबंधित रचनाएं पहले भी लिखी गई, लेकिन उसमें क्या नहीं था, एक मतलब अपना कुछ अलग नहीं था या हट के इतना नहीं था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इसका विकास हुआ और धीरे धीरे काव्य धारा क्या हुई, विकसित हुई और आज इतना विकसित हुई है कि इस रचनाओं में इस प्रकार की जो नया कुछ करने की जो यानी इनसे हट के मध्यकाल से कुछ जो नया करने का जो कोशिश की गई है, जो कुछ नया किया गया, उस नए का धीरे धीरे क्या हुआ, विकास हुआ और धीरे धीरे विकसित होकर के एक इसने नई काव्यधारा प्रवाहित हुई और उस काव्यधारा को हम छायावाद कहते हैं। यानी छायावाद जो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास की अकॉर्डिंग धारा है, उसको लेकर के क्या नंद दुलारी वाजपेयी जी ने एक विवेचनात्मक निबंध तैयार किया है। यानी कैसे छायावादी काव्यधारा का विकास हुआ, कैसे इस हिंदी साहित्य में इसने अपना सुनिश्चित स्थान प्राप्त किया, वो इस निबंध के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं या उस निबंध के माध्यम से विवेचनात्मक शैली में उन्होंने प्रस्तुत किया है। अब नेक्स्ट बिंदु की चर्चा करें तो नई छायावादी काव्यधारा का भी एक, यानी जो नई छायावादी काव्यधारा जो विकसित हुई, यानी जो छायावादी काव्यधारा का विकास हुआ का भी एक आध्यात्मिक पक्ष है। यानी इसका कौन सा पक्ष है, एक आध्यात्मिक, यानी इसका भी एक आध्यात्मिक पक्ष है। परंतु क्या हुआ, उसकी मुख्य प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय और सांस्कृतिक है। धार्मिक न होकर कौन सी है, मानवीय और सांस्कृतिक है। यानी छायावाद की बात करें तो हम जैसे मान लो ये सगुण और निर्गुण यानी निर्गुण निराकार ब्रह्मा या सूक्ष्म की बात करते हैं हमें, यानी जो मध्यकालीन काव्य था उसकी बात करते हैं, तो जो उसकी बात चल रही थी यहाँ पे, यानी जो भक्त धार्मिक था वो काव्य यानी कौन सा था, निर्गुण निराकार वाला भक्ति काव्य यानी धार्मिक काव्य था। तो बात हो रही किसकी, छायावादी काव्य की, जो नई काव्यधारा का प्रचलन हुआ तो एक आध्यात्मिक पक्ष है, यानी इसका भी एक आध्यात्मिक पक्ष है। परंतु उसकी मुख्य प्रेरणा यानी आध्यात्मिक पक्ष तो है, यानी धर्म से रिलेटेड तो ये है, लेकिन इसकी मुख्य प्रेरणा धार्मिक नहीं है। यानी इसके आध्यात्मिक पक्ष की जो इसका आध्यात्मिक पक्ष है उसकी मुख्य प्रेरणा धार्मिक नहीं है। जिस प्रकार कबीर और इनकी क्या थी, धार्मिक थी मुख्य प्रेरणा, तुलसीदास और इनकी वो प्रेरणा इनकी क्या है, धार्मिक नहीं है। यानी धार्मिक नहीं होकर तो फिर कैसी मानी जाएगी, या जैसे कबीर तुलसीदास और सूर की तरह धार्मिक नहीं है, तो धार्मिक ना होकर के वो कैसी मानी जाएगी, मानवीय और सांस्कृतिक। किस प्रकार की है, मानवीय और सांस्कृतिक है। यानी उसकी मुख्य प्रेरणा क्या हो गई, मानवीय और सांस्कृतिक, यानी मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणाओं को आधार बना करके छायावादी नई काव्यधारा का क्या हुआ, प्रचलन हुआ। और उन्होंने अपने आध्यात्मिक पक्ष में जो धार्मिकता से संबंधित था उसका मुख्य प्रयोग न करके, उसको इम्पोर्टेंस ना दे करके मानवीय जीवन दर्शन और सांस्कृतिक पहलुओं को क्या किया, इसमें इम्पोर्टेंस दी गई। यानी इन दोनों को इसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। किस किस को, सांस्कृतिक को और मानवीयता को, यानी जो मानवीय गुण है यानी जो मानवीय काव्यधाराएं हैं उनको क्या किया गया, इसमें इम्पोर्टेंस दी गई है, मुख्यतः इनको ही इसमें अपनाया गया। किसमें, छायावादी काव्यधारा में। तो छायावादी काव्यधारा किससे संबंधित है, आध्यात्मिक पक्ष तो है इसका, लेकिन उसकी मुख्य प्रेरणा आध्यात्मिक पक्ष की क्या है, धार्मिक नहीं है। यानी जो इसका आध्यात्मिक पक्ष है छायावाद का, उसकी मुख्य प्रेरणा क्या नहीं है, धार्मिक नहीं है। अब धार्मिक नहीं है तो कौन सी है, मानवीय और सांस्कृतिक है। यानी उसकी मुख्य प्रेरणा को क्या माना गया है, मानवीयता से संबंधित और सांस्कृतिक यानी अपने देश की संस्कृति से संबंधित, यानी अपनी जो सांस्कृतिक स्थितियां हैं उनके अकॉर्डिंग क्या माना गया, इनके आध्यात्मिक पक्ष को माना गया है। यानी उसका मुख्य पक्ष है वो किसके अकॉर्डिंग है, मानवीय और सांस्कृतिकता या सांस्कृतिक के अकॉर्डिंग है, धार्मिक को छोड़ करके। और धार्मिक का कहाँ पे था, यहाँ पे था किसमें, मध्यकालीन काव्य में। यानी जो भक्तिकालीन काव्य था उसमें धार्मिकता आध्यात्मिकता में क्या देखने को मिलती है, धार्मिकता यानी उनकी आध्यात्मिक पक्ष के अकॉर्डिंग धार्मिकता का वर्णन देखने को मिलता है। यानी उनका जो आध्यात्मिक पक्ष था उसमें मुख्य प्रेरणा क्या थी, धार्मिक थी। यानी वहाँ पे मुख्य प्रेरणा धार्मिक थी, कौन सी नहीं थी, मानवीय और सांस्कृतिक नहीं थी।
कौन सी थी? धार्मिक थी। और यहाँ पे छायावाद में धार्मिक न होकर के कौन सी है? मानवीय और सांस्कृतिक। कौन सी? मानवीय और सांस्कृतिक। अब नेक्स्ट विशेषता के बारे में बात करें तो नेक्स्ट बिंदु क्या है? छायावाद मानव जीवन, सौंदर्य और प्रकृति को, यानी जो छायावादी काव्य धारा है या वो जो छायावाद है मानव जीवन, सौंदर्य और प्रकृति को मानव जीवन सौंदर्य, यानी एक तो मानव जीवन सौंदर्य होना चाहिए और एक होना चाहिए प्रकृति को आत्मा का अभिन्न रूप माना है। यानी जो छायावादी काव्य धारा है या जो छायावाद है उसमें मानव जीवन, सौंदर्य और प्रकृति को आत्मा का अभिन्न रूप माना है। यानी जो आत्मा का पक्ष है उसके अभिन्न रूप किन्हें माना है? प्रकृति और जीवन सौंदर्य को। यानी जो छायावाद की जो नई काव्य धारा प्रस्तुत हुई थी वो किसको लेकर के हुई थी? प्रकृति को और नवीन जो जीवन सौंदर्य है उसको लेकर के क्या हुआ? नई काव्य धारा का विकास हुआ। इसलिए छायावाद में नवीन जीवन सौंदर्य को और प्रकृति को क्या माना गया है? अभिन्न माना गया, यानी आत्मा का अभिन्न रूप माना गया है। यानी जो आत्मिक पक्ष होता है उसके अभिन्न रूप किसको माना गया है? जीवन सौंदर्य को और प्रकृति को। यानी प्राकृतिक सौंदर्य का इसमें वर्णन किया गया है। यानी प्राकृतिक सौंदर्य का किसमें वर्णन किया गया है? छायावादी काव्य धारा में। यानी छायावादी काव्य में प्रकृति का प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी दूसरे शब्दों में नेक्स्ट बिंदु की चर्चा कर रहे हैं। अब दूसरे शब्दों में यह है कि, यानी अगर हम सामान्य सी शब्दों में या दूसरे शब्दों में समझे किसको? छायावाद को। तो दूसरे शब्दों या सामान्य शब्दों में यह है कि जो मध्यकालीन काव्य है, कौन सा? मध्यकालीन काव्य। तो मध्यकालीन काव्य की समस्त सांप्रदायिक और साधनात्मक प्रेरणाओं, यानी समस्त जो सांप्रदायिक है यानी जो धार्मिक प्रेरणाएं हैं, यानी संप्रदाय विशेष से, जाति विशेष से है, और साधनात्मक यानी जिसे आप साधन मानो, उस साधनात्मक प्रेरणाओं को नवीन मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक प्रतिमाओं में परिणित करना होगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी अपने जो सांप्रदायिक भावनाएं मध्यकालीन में जो भी सांप्रदायिक भावनाएं चल रही थी धर्म को लेकर के, जातिवाद को लेकर के, जाति पाति का इनका वर्णन कबीर का, जाति पाति पूछे नहीं साहब के दरबार में, यानी जाति पात का विरोध किया, धर्म का विरोध किया, सगुण ब्रह्म का विरोध किया, यानी निर्गुण निराकार ब्रह्मा की इन्होंने क्या की थी? आराधना की थी। तो जो सांप्रदायिक भावनाएं हैं, जो साधनात्मक प्रेरणाएं हैं, इनका नवीन मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक प्रतिमानों में परिणत करना होगा। यानी अगर ऐसा करोगे या ऐसा करने में हम सफल होते हैं या ऐसा करते हैं तो वो कौन सी धारा के अकॉर्डिंग आएगा? छायावादी जो काव्य धारा आई थी उस छायावादी काव्य धारा के अकॉर्डिंग फिर वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यानी जो मध्यकालीन काव्य है, यानी जो मध्यकाल में जो काव्य रचा गया है, जो मध्यकालीन काव्य धारा थी, तो उसकी समस्त सांप्रदायिक और सामाजिक, यानी जब सांप्रदायिक और साधनात्मक जो भी प्रेरणाएं हैं, जो भी उसकी प्रेरणाएं थी, उनमें क्या करना? अपने को नवीन मनोवैज्ञानिक परिवर्तन करने हैं। यानी उनमें कुछ नया लाना है, कुछ नवीन प्रयोग करने हैं, कुछ नया हट के प्रयोग करना। उनमें अगर नवीन परिवर्तन लाएंगे हम, यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे, नए परिवर्तन लाएंगे तो नई धारा हो जाएगी। यानी वो कौन सी धारा में परिवर्तित हो जाएगी? फिर छायावादी जो नई धारा प्रभावित हुई थी वो फिर उसकी विशेषताओं के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? शामिल हो जाएगी। इसीलिए इसमें एक बार निबंध में बताया गया है नंद दुलारी वाजपेयी द्वारा कि सामान्य शब्दों में कहा गया है उनके द्वारा कि अगर आप मध्यकालीन समस्त सांप्रदायिक और जो भी साधनात्मक प्रेरणाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी धार्मिक प्रॉब्लम्स है या धार्मिक कंडीशंस है, उनको या उन प्रेरणाओं को नवीन मनोवैज्ञानिक तरीके, यानी नए मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाओ, यानी मनोविज्ञान को आधार मान करके नवीन, यानी जो नए तरीके अपनाते हैं उन्हें मनोवैज्ञानिक तरीके कहते हैं। यानी मनोविज्ञान का सहारा लेकर के नए तरीके अपनाए जाए, यानी नया कुछ किया जाए, यानी कुछ हट के विषय विशेष से कुछ मौलिक हो, कुछ नया हो, कुछ अलग हो। तो ऐसा सब कुछ अगर कुछ किया जाए इस मध्यकालीन काव्य के अकॉर्डिंग भी, यानी इसको लेकर के कुछ नया परिवर्तन किया जाए, तो वो
छायावादी काव्य यानी छायावादी जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग वो आएगा, यानी वो छायावादी काव्य प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो क्या हो गया ये विशेषता। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मध्यकालीन काव्य समस्त सांप्रदायिक और साधनात्मक प्रेरणाओं के प्रति नवीन मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक प्रतिमानों में परिणत करना होगा, यानी उनको हमें किस में चेंज करना होगा, साहित्यिक प्रतिमानों में, मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक, यानी उसको हम मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक प्रतिमानों में क्या कर दो, उसको चेंज कर दो, यानी उसका परिणत कर दो, यानी उसको बदल दो किसमें, साहित्यिक और मनोवैज्ञानिक में, यानी मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक प्रतिमानों में आप उसको चेंज कर दोगे तो फिर वो काव्यधारा जो मध्यकालीन में चली आ रही थी वो किस में हो जाएगी, फिर वो नवीन छायावादी जो काव्यधारा चली है उसमें उसका चेंज हो जाएगा, यानी उसमें उसका परिवर्तन हो जाएगा, यानी वो उसमें परिवर्तित हो जाएगी और नई काव्यधारा क्या हो जाएगी, फिर वो छायावादी काव्यधारा कहलाएगी। और छायावादी काव्यधारा का अपनी हिंदी साहित्य में एक सुनिश्चित स्थान हो गया है। अब नेक्स्ट विशेषता के या नेक्स्ट बिंदु के बारे में चर्चा करें। जब तक इस नई पद्धति पर काव्य विवेचन की प्रतिष्ठा नहीं होती, यानी जब तक जो ये नई पद्धति आई है, यानी जो छायावाद आया है, जब तक इस पद्धति पर काव्य विवेचन की प्रतिष्ठा, यानी जो काव्य है जिसका विवेचन किया जा रहा है या विवेचनात्मक दृष्टि का जिससे वर्णन किया जा रहा है, तो विवेचन की प्रतिष्ठा नहीं होती, यानी जब तक इस विवेचन की यानी जिसकी काव्य की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक मध्यकालीन काव्य, यानी जब तक क्या होगा, मध्यकालीन काव्य का कलात्मक और सांस्कृतिक स्थान निर्धारित करना संभव नहीं होगा, यानी तब तक मध्यकालीन काव्य का कलात्मक रूप से और सांस्कृतिक रूप से स्थान निर्धारित करना संभव नहीं होगा। तो कहने का मतलब यही है कि जो नई छायावादी पद्धति आई है, जब तक इस नई पद्धति की प्रतिष्ठा नहीं होगी, क्या नहीं होगी, जब तक इसकी प्रतिष्ठा नहीं होगी। मान लो अगर प्रतिष्ठा किसी चीज़ की हुई नहीं है या कोई किसी चीज़ ने प्रसिद्धि प्राप्ति नहीं की है, कोई भी काव्यधारा हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर जब उसने प्रतिष्ठा प्राप्ति नहीं की है तो फिर जैसे मान लो प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हुई, अब प्रतिष्ठा प्राप्ति नहीं होगी तो उसका मुकाम हासिल करेगा कहीं अपना, यानी उसका एक मुकाम हासिल नहीं होगा उसका, और वो गौण रूप में ही रहेगा, यानी मुख्य रूप में निकल करके वो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं होगा, यानी वो गौण रूप में रहेगा और किसी दूसरे के पीछे से होकर के उसका काम चलेगा। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा करने के लिए, अपने को अलग चमकाने के लिए हमें कुछ अलग या कुछ नवीन, कुछ मौलिक करना होगा। भाई कुछ नवीन करोगे, कुछ मौलिक करोगे, कुछ नया करोगे, तब जा कर के क्या होगा, यानी हम कुछ नया करेंगे, कुछ मौलिक करेंगे, तब जा कर के हमारी प्रतिष्ठा क्या होगी, बढ़ेगी। अगर हम कुछ नया ही नहीं करेंगे तो हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी। इसीलिए छायावाद के माध्यम से नंद बिहारी वाजपेयी ने यही हमें दर्शाना चाहा इस निबंध के माध्यम से कि जो भी पुरानी परिपाटियाँ हैं, पुराना साहित्य है, उसको क्या करो, उसमें कुछ परिवर्तन, कुछ मौलिक परिवर्तन, कुछ नवीन परिवर्तन उसमें क्या होने चाहिए। अगर उसमें कुछ नया होगा, कुछ नया परिवर्तन देखने को मिलेगा, तब जा कर के हम क्या होगा, नई साहित्यिक प्रवृत्ति अपना साहित्य में स्थान प्रकट कर पाएगा, जब तक उसकी प्रतिष्ठा नहीं होगी। अगर मान लो आपने कुछ नया भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, नवीन प्रयोग कर लिए, सारा सब कुछ कर लिया, लेकिन इतना करने के बावजूद भी क्या होना चाहिए, यानी इतना सब कुछ आपने कर लिया लेकिन उसके बावजूद भी ये होना चाहिए कि फिर क्या हो, वो प्रतिष्ठा भी हासिल हो, यानी वो प्रतिष्ठा भी आपको मिलनी चाहिए। यानी आपने सब कुछ नया प्रयोग कर लिया लेकिन उस नए प्रयोग की वजह से आपको प्रतिष्ठा ही नहीं मिली, यानी आप प्रतिष्ठित ही नहीं हुए, तो कहने का मतलब है फिर वो प्रवृत्ति क्या नहीं होगी, प्रतिष्ठित ही नहीं होगी, यानी वो अपना अलग मुकाम हासिल नहीं करेगी, यानी उसमें आपको और कुछ आगे मेहनत करनी पड़ेगी या बहुत कुछ आगे और करना पड़ेगा। अगर आगे आप और कुछ आगे उसमें नवीन करोगे या कुछ नवीनता लाने की कोशिश करोगे, तब जा कर के क्या होगी, वो प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। इसीलिए चाहे कोई प्रवृत्ति देख लो, चाहे कोई धारा देख लो, अगर आप उसमें बार बार कुछ नया करोगे, कुछ नया कोशिश करने की कोशिश करोगे, तभी जा कर के प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। जैसे मान लो एक ही विषय के खूब सारे सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट के अनेक टीचर होते हैं, तो वो अपने काम पढ़ाने की शैली में
क्या नहीं करेंगे, तब तक कुछ नया स्पेशल कुछ समझाने का तरीका या कुछ स्पेशल नहीं करेंगे, तब तक वो उनकी प्रतिष्ठा नहीं होगी। अगर मान लो उनके पास भले ज्ञान भले ही थोड़ा सा कम हो, लेकिन उसके पास क्वालिटी है अगर बोलने की, ये मान लो उसके पास अगर उसकी प्रतिष्ठा की यानी उसको व्यक्त करने की या उसको लोगों को समझाने का तरीका इतना गजब होना चाहिए कि लोगों के क्या आसानी से वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर वो ऐसी उसके अंदर प्रतिभा होगी तो क्या है, वो फिर सबसे अलग कहलाएगा। यानी नॉलेज सबके अंदर होती है, लेकिन उसको प्रकट करने का भी क्या होना चाहिए, अब उसके अंदर प्रतिभा होनी चाहिए। तब तक वो प्रतिभा नहीं होगी तो क्या वो पढ़ा सकता है, क्या नहीं पढ़ा सकता। उसी प्रकार कोई सा भी ले लो, अगर आप जीवन में कोई सा भी काम करोगे तब तक उसमें आपको प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी जब तक कुछ उसमें आप नया नहीं करोगे। यानी कहने का मतलब है, जब तक कुछ नया नहीं होगा तब तक प्रतिष्ठा संभव नहीं है। इसीलिए जो छायावादी जो प्रवृत्ति थी तो धीरे धीरे क्या उसका विकास हुआ है, धीरे धीरे उसमें कुछ कवियों ने लेखकों ने कुछ नया करने का कोशिश की और धीरे धीरे क्या हुआ, एक परिपाटी बन गई और धीरे धीरे ये परिपाटी बन गई क्या, छायावाद की। और ये परिपाटी धीरे धीरे क्या विकसित हुई और ये छायावादी जो काव्यधारा है हिंदी साहित्य में फिर इसका एक सुनिश्चित स्थान क्या हो गया, पक्का हो गया। यानी एक सुनिश्चित मुकाम इसने हासिल कर लिया और एक छायावाद बहुत बड़ी काव्यधारा के रूप में उभर कर सामने आता है। यानी हिंदी साहित्य के अकॉर्डिंग छायावाद एक बहुत बड़ी काव्यधारा के रूप में उभर कर हमारे सामने आता है। तो जो छायावाद की जो हमने आज जो भी विशेषताएं या जो भी निबंध के अकॉर्डिंग जो भी मुख्य तथ्य थे वो हमने देखे, और आगे जो भी इसके और मुख्य तथ्य जो भी 7, 8, 10 जो भी और मुख्य तथ्य इसके रह गए उसकी चर्चा हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास आपकी कल आएगी उसमें हम इसके आगे जो भी इस निबंध के यानी जो इस निबंध का हम चर्चा कर रहे हैं छायावाद की, तो छायावाद के बारे में आज हमने जो भी बिंदु थे ना आपके कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी 7 बिंदुओं को लेकर के हमने क्या की, चर्चा की। अब नेक्स्ट जो भी 6 या 7 बिंदु और रह गए इसके, उनके बारे में हम कल जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें चर्चा करेंगे। यानी जो बिंदु आगे रह गए उनके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज जो भी बिंदुओं की चर्चा की हमने कौन कौन सी बिंदुओं की कि छायावादी काव्य प्रभाव, उसने एक तो क्या कर लिया, एक सुनिश्चित स्थान बना लिया अपना हिंदी साहित्य में, क्या कर लिया, एक अपना सुनिश्चित स्थान बना लिया। एक चर्चा की हमने कि छायावाद की पद्धति जो कबीर की निर्गुण और सूफियों की जो प्रेम काव्यधारा है उससे क्या है, पृथक है। यानी इन दोनों से क्या है, एक अलग एक नवीन काव्यधारा है। यानी इन दोनों से क्या है, वो अलग है। एक बिंदु की चर्चा हमने की कि व्यापक भारतीय जीवन और सौंदर्य में अनेकानेक दृश्यों के बीच से होकर ये काव्यधारा प्रभावित हुई है। यानी जो भारतीय जीवन दर्शन और सौंदर्य है इसके अनेकानेक दृश्यों से, यानी इन दोनों के अनेकानेक दृश्यों से होकर के काव्यधारा धीरे धीरे विकसित हुई है। यानी बहुत सारे दृश्यों से निकल करके अभी हमारे सामने प्रस्तुत हुई है और आज इसने एक अपना मुकाम अलग हासिल किया है। नेक्स्ट बिंदु है आपके सामने नई छायावादी काव्यधारा का अब एक आध्यात्मिक पक्ष है। जो नई काव्यवादी काव्य जो नई छायावादी काव्यधारा जो निकल के आई उसका एक आध्यात्मिक पक्ष है। यानी इसका भी एक आध्यात्मिक पक्ष है, लेकिन वो धार्मिक नहीं है। क्या नहीं है, वो धार्मिक ना हो करके मानवीय और सांस्कृतिक है। कौन सा है, मानवीय और सांस्कृतिक है, यानी वो धार्मिक नहीं है। जिस प्रकार ये कबीर और तुलसीदास का जो धार्मिक दृष्टिकोण था उनके जैसे इनका धार्मिक दृष्टिकोण नहीं है, इनका मानवीय और सांस्कृतिक दृष्टिकोण है। इनके आध्यात्मिक पक्ष का कौन सा दृष्टिकोण है, मानवीय और सांस्कृतिक। कौन सा, मानवीय और सांस्कृतिक। नेक्स्ट बिंदु क्या था, छायावाद मानव जीवन सौंदर्य और प्रकृति को, यानी जो छायावाद है मानव का जो जीवन सौंदर्य है और जो प्रकृति है को आत्मा का अभिन्न रूप माना है। यानी मानवीय जीवन सौंदर्य को और प्रकृति को ये आत्मा का क्या मानते हैं, अभिन्न रूप मानते हैं। यानी आत्मा से अलग नहीं है दोनों ही। यानी व्यक्तिगत सौंदर्य यानी व्यक्तिगत जीवन सौंदर्य और उसकी जो प्रकृति है वो अपनी आत्मा से अलग नहीं है। ये दोनों ही आत्मिक पक्ष है। ये कि किस में माना गया है, छायावादी काव्यधारा में माना गया है। नेक्स्ट बिंदु क्या था, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, सामान्य तौर पर अगर छायावाद के बारे में हम जाने तो ये कह सकते हैं कि जो मध्यकालीन काव्य की जो समझ सांप्रदायिक और जो साधनात्मक जो प्रेरणाएं थी, कौन सी, मध्यकालीन समझ सांप्रदायिक और साधनात्मक जो प्रेरणाएं थी उनको नवीन और मनोवैज्ञानिक यानी नया
और मनोवैज्ञानिक तरीके से साहित्यिक प्रतिमानों में परिणत किया है। यानी नए मनोवैज्ञानिक तरीके से नए साहित्यिक प्रतिमान है उसमें क्या कर दिया, इनको बदल दिया है। अब अगर उनको इन नवीन साहित्यिक प्रोग्रामों में बदल दोगे आप तो क्या धारा कहलाएगी, कौन सी धारा के अकॉर्डिंग आएगा, वो छायावादी काव्य धारा के अकॉर्डिंग। यानी उनको आप समझ सांप्रदायिक और जो भी धार्मिक मुद्दे हैं उनको क्या करो, नवीन साहित्यिक प्रतिमानों में क्या कर दो, उनको बदल दो, यानी उनको परिणित कर दो, यानी उनका परिणाम नए क्या कर दो, चेंज कर दो। उसमें उन नया कर लाओगे आप, कुछ नया चेंज करोगे तो फिर वो छायावादी काव्य धारा के अकॉर्डिंग आएगा। नेक्स्ट है, जब तक इस नई पद्धति पर काव्य विवेचन की प्रतिष्ठा नहीं होती, यानी जो जब तक ये नवीन पद्धति है और इसकी जो इसका काव्य है यानी जो इसकी प्रतिष्ठा नहीं होती है तब तक क्या नहीं होगा, तब तक मध्यकालीन काव्य कलात्मक और सांस्कृतिक स्थान निर्धारित करना संभव नहीं है। तब तक उस मध्यकालीन काव्य में इसका निर्धारण संभव नहीं है। यानी अगर ये प्रतिष्ठा ही नहीं होगी तो इसका निर्धारण कैसे करोगे आप, इसको निर्धारित कैसे करोगे, कैसे इसको वहाँ पे मुख्य स्थान दिलाओगे। इसलिए इसकी प्रतिष्ठा होनी जरूरी है, प्रतिष्ठित होगा तब जा करके मध्यकालीन काव्य में इसको स्थान मिलेगा। तो आज की क्लास में जो छायावाद के बारे में जो बिंदु देखे हमने साथ, उसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। इनको ऐसे कैसे आपको नोट करना है और नोट्स बना के और जैसे मैंने समझाया उसको अच्छे से आपको एक एक बिंदु को क्या करना, ध्यान से सुनना है और समझना है। अब इसके जो नेक्स्ट बिंदु और बच गए 6-7, जो भी 5 या 7 बिंदु और रह गए इसके, उनके बारे में जो नेक्स्ट क्लास आएगी हमारी कल उसमें चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं पे विराम देते हैं। अब नेक्स्ट जो भी कल आएंगे हम जो नेक्स्ट क्लास देखेंगे तो उससे पहले आप क्या छायावाद निबंध को एक बार अच्छे से घर से देख के क्या करना है, आना है, अच्छे से घर से देख के आओ और फिर लो क्लास। यानी पहले इसको आप क्या करो, छायावाद निबंध को अच्छे से देख लेना अपनी किताब में और फिर उसके बाद क्या करो, आप वीडियो को लो, यानी फिर उसके बाद आप अपनी क्लास पे आओ। फिर क्लास पे आओ तो फिर उस क्लास को आप देखोगे तो पहले से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज उसकी रहेगी और मैं अच्छे से आपको यहाँ पे समझाता रहता हूँ तो अच्छे से फिर आपके वो पूरा तरह से फिट दिमाग में हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग चलोगे आपके तो आपके कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो जिस प्रकार मैं मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूँ उसी मेहनत के उसी लगन के साथ आपको भी अपना अध्ययन बनाए रखना है, तब तो आपकी क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा, अच्छे से आप एग्ज़ाम में नंबर ला सकोगे और बहुत ही अच्छे नंबरों से आप पास हो जाओगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।